हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, ज्योग्राफी ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइस, सेमेस्टर 1 में जो है ज्योग्राफिकल थॉट्स का एक पेपर होगा आप लोगों को। उसमें आप लोगों से जो है ज्योग्राफिकल थॉट्स के जितने भी भूगोलवेत्ता थे उनके जीवन के बारे में, उनका जीवन समुदाय के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि रैटजल जो है, फ्रेडरिक रैटजल के जीवन के बारे में चर्चा करें या फिर एक निबंध लिखे फ्रेडरिक रैटजल पर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, फ्रेडरिक रैटजल, जो हमारे जो थे गाइस एक भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, जर्मन भूगोलवेत्ता, और इनके जीवन शैली के बारे में, इनके बारे में ठीक है आज हम लोग स्टडी करेंगे। और ये जो नोट्स मैंने बनाया हुआ है ये आप लोग सेम टू सेम आप लोग लिख सकते हो अपने आंसर शीट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी तरह के नोट्स, प्रैक्टिकल, सारे ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फ्रेडरिक रैटजल। ठीक है, तो फ्रेडरिक रैटजल के बारे में यहाँ पे उनके जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो 19वीं सदी के अंतिम भाग में जर्मनी में भूगोल के क्षेत्र में फ्रेडरिक रैटजल छाए हुए थे। ठीक है, इसके बाद उनका जन्म सन 1844 में हुआ। इनकी शिक्षा जर्मनी के अनेक विश्वविद्यालयों में हुई। वह इटली 1872 तथा यूएसए, मैक्सिको 1874 से 75 में घूमा फिरा, और पूर्वी यूरोप में भी उसने विस्तृत यात्राएं की। तो यहाँ पे उनका सामान्य परिचय दिया जा रहा है गाइस कि 19वीं सदी में जो थे ये जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे फ्रेडरिक रैटजल। इनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था, और इनका जो शिक्षा हुआ था वो अनेक विश्वविद्यालयों में हुआ था, जैसे कि इटली, यूएसए वगैरह में, और इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की थी। तो ये इनका सामान्य परिचय के बारे में हो गया। अब आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आगे बोला जा रहा है कि रैटजल ने डॉक्टरेट की उपाधि प्राणी विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और तुलनात्मक शरीर रचना विज्ञान में अर्जित की। ठीक है, इनकी विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है। तो आप लोग सेम टू सेम आप लोग ये नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हो अपने एग्जाम में। तो रैटजल डार्विन का समकालीन था, इसलिए उन पर उनके अनेक सिद्धांत, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज का प्रभाव था। ठीक है, ये जो रैटजल थे वो डार्विन का जो है वो शिष्य था। ठीक है गाइस, इसके बाद देखिए उसने डार्विन के सिद्धांत को मानव समाज पर लागू किया। इस कार्य से मानव भूगोल के अध्ययन में व्यवस्था विकसित हुई, और वह मानव भूगोल के जनक के रूप में विख्यात हुआ। रैटजल जो थे गाइस, वो डार्विन का जो सिद्धांत था स्पीसीज वाला, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, उसकी सिद्धांत को इन्होंने मानव पे लागू किया, मानव के अध्ययन पे, और इस तरह से मानव भूगोल के जनक के रूप में ये विख्यात हुए। ठीक है, इन्होंने रीटर के मानव भूगोल को आगे बढ़ाया और उसे एंथ्रोपोजियोग्राफी व पॉलिटिकल जियोग्राफी में उपविभाग किया। ठीक है, इनका एक सिद्धांत लेबेंज़रम, जिसमें इन्हें बहुत ख्याति मिली, जिसमें इन्होंने राज्य के विकास की निवासित जीवों से तुलना की है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे उससे तुलना की। लेबेंज़रम था जो टर्म है गाइस, इसका बेसिकली मीनिंग होता है लिविंग स्पेस। ठीक है, यानी कि लिविंग स्पेस का मतलब हो गया कि वैसे ही राज्य आज के समय में जीवित रह सकते हैं या फिर प्रचलित हो सकते हैं जो अपना निवास क्षेत्र को विस्तृत कर रहे हैं, यानी कि लिविंग स्पेस को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है। फिर रैटजल बहुमुखी प्रतिभा का पक्का जर्मन विद्वान था। 1874 से 75 में यूएसए व मैक्सिको पहुंचकर वहां अपने अध्ययन क्षेत्र को विस्तृत बनाया। यूएसए में उसने कहा वहां के मूल निवासियों व जनजातियों की आर्थिक, सामाजिक व अधिवास संबंधी दशाओं का अध्ययन किया। ठीक है, इसके बाद देखिए उसकी विख्यात रचना एंथ्रोपोजियोग्राफिक
1872 से 1899 की मध्य अवधि में पूर्ण हुई। गाइज ये आप लोगों को याद रखना है, एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है वो रैटजेल ने लिखा था और 1872 से 1899 ईस्वी के बीच में पूर्ण हुआ था। तो ये रैटजेल के कुछ विशेषताएं हैं गाइज जो आप लोगों को याद रखना है, और एग्ज़ाम में अगर रैटजेल के बारे में लिखने को बोला जाए तो इस तरह से लिख सकते हो। और देखते हैं गाइज आगे। इसका केंद्र बिंदु प्राकृतिक आकृतियों की भिन्नता का स्थानिक स्थितियों और वहाँ से लोगों के रहने सहने के ढंग की विशद व्याख्या है। ठीक है, ये जो एंथ्रोपोजियोग्राफी है उसमें इन सभी स्थितियों के बारे में व्याख्या किया गया है। इसकी पहली जिल्द यानी कि फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो मानव व पृथ्वी के संबंधों की चर्चा करता है, और दूसरी जिल्द यानी कि सेकेंड वॉल्यूम जो है वो मानव का पर्यावरण पर प्रभाव का विवेचन सम्मिलित है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि फर्स्ट वॉल्यूम और सेकेंड वॉल्यूम में किसके किसके बीच के संबंध को दर्शाया जा रहा है एंथ्रोपोजियोग्राफी में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए एंथ्रोपोजियोग्राफी मानव भूगोल है जिसमें व्यक्तियों व प्रजातियों का भौगोलिक निर्वचन किया है, अर्थात वह एक प्रकार से एंथ्रोपोलॉजिकल ज्योग्राफी है, निगमनात्मक यानी कि डिडक्टिव है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए वे नियतिवादी थे, उसकी शिष्य सैंपल उनका समर्थन व्यक्त किया। यानी कि रैटजेल जो थे वो नियतिवादी थे, यानी कि निश्चयवाद का इन्होंने समर्थन किया था, और इनकी शिष्य थी एक सैंपल। ठीक है, जिसे एलन चर्चिल सैंपल इसका पूरा नाम हुआ, और डिटर्मिनिज्म के ये लोग समर्थक थे। इसके बाद देखिए डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित रैटजेल की दार्शनिकता भी वही थी, पूर्ण सक्षम ही अस्तित्व में बने रहने के अधिकारी है। यानी कि इन्होंने ऐसा बोला है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो पूर्ण सक्षम है वही अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल हो सकते हैं। आगे देखिए रैटजेल ने 1897 में राजनीतिक भूगोल की रचना की और राज्य की तुलना जीव से की है। ये सभी टर्म्स आप लोगों को याद रखने हैं गाइस, कौन सा बुक इन्होंने लिखा है वो सारा कुछ। और इनकी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है ब्लॉकर कुंडे, वॉल्कर कुंडे, और इन्हें 3 खंड में इसके 3 खंड है। इसकी अंग्रेजी अनुवाद द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड है। ठीक है, तो ये सारा जो वॉल्कर कुंडे, इसके ग्रंथ, इसके बुक, इनके कौन से बुक कब लिखा था, इनका बुक में कौन कौन से रिलेशंस के बारे में बताया जा रहा है, तो ये सारा कुछ याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग जा करके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कीजिए, उसी टॉपिक पे मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा गाइस। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।